ओके, अब इन दो बीकर्स में मैंने अपनी शुगर को डिजोल्व करना है। अब बीकर नंबर बी के नीचे मैंने चला दी आग। मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बीकर नंबर बी, एंड व्हाट इफेक्ट दिस इंक्रीज टेम्परेचर इज गोना हैव। ये फॉर इंस्टेंस कह दो रूम टेम्परेचर पे वाटर है, ये है 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस। और ये वाला जो वाटर है वो है, अब इस बात को गौर से सुना, 50 डिग्री सेल्सियस पे। आपको क्या लगता है ज्यादा शुगर किस में डिजोल्व होगी, इसमें, बीकर नंबर ए में या बी में? बी में। बी। एंड व्हाई डू यू थिंक बी? More temperature. Because It's a heat. factor. Because yes, because when we increase temperature, the solubility increases. Now, what will happen is, because I've doubled the temperature, what will happen is कि मेरे दो शुगर के उतने ही पार्टिकल्स इसमें ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। तो जितना जितना मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती जाऊंगी उतनी ज्यादा मेरी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। uh, आप लोगों ने गुलाब जामुन खाए होंगे, उसके साथ एक स्टिकी सा लिक्विड होता है, राइट? सिरप होता है। Chira. हाँ, शीरा, हाँ, बहुत ज्यादा वो स्टिकी होता है। और वो बहुत ज्यादा शुगर उन्होंने डिसॉल्व की होती है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में। वो कैसे इतनी ज्यादा शुगर डिसॉल्व कर लेते हैं? हम तो रूम टेम्परेचर पे अगर खाली वाटर लें और उसमें शुगर डालना शुरू करें तो कभी भी शीरा नहीं बन सकता। शीरे को बनाने के लिए आपको हीट चाहिए, ताकि आप वाटर की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करो, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ चीज डिसॉल्व करो। तो हम्म। अब इसीलिए उसने स्पेसिफाइड टेम्परेचर इधर सिलेबस में मेंशन किया है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी खुद ही इंक्रीज हो जाएगी। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो वाला सोल्यूशन होगा जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा एक गिवन टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा खुद ही उसकी सैचुरेशन और सब चेंज हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेशन आती है। तो ये डेफिनेशन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो, सिलेबस से याद कर लेना, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। अब दिस कम्स इन योर एटीपी पेपर, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल पेपर। इसका टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, या टेक्निक्स बोल दो इन्हें। अब जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, मेथड्स यूज करते हो, लैब में जो भी आप वर्क करते हो, आप वो किस तरह परफॉर्म करते हो, उसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे करते हो, ये चैप्टर उस चीज़ को डील करते हैं, इसीलिए आपके प्रैक्टिकल के पेपर में आते हैं। आपको ये 9 क्लास की फर्स्ट टर्म इसलिए पढ़ा देते हैं क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, आसान चैप्टर होता है। लेकिन एक बात है कि अब आपको वो एटीपी के पेपर में से इसकी कुछ चीज़ें देंगे आपके पेपर 2 में ही। आपको तभी एटीपी का पता नहीं है, तो यू जस्ट हैव टू लर्न इट द वे यू लर्न अदर चैप्टर्स। पेपर वन और अच्छा, जब हम पेपर लैब टू। में काम करते हैं, एक्सक्यूज मी। यस, पेपर वन और पेपर टू हमें, अलग अलग होंगे इस बार हमारे? नो हाँ, नो, ये है, लेते हैं 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव है और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा। ये मिस ने 100 आज मार्क्स बताया का है। था। जी, हमने पूछा था। ओके। और इसमें से पेपर 1 कौन सा होता है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। एमसीक्यूज वाला पेपर पेपर 1 होता है, और थ्योरी ऑब्जेक्टिव। वाला पेपर 2, और एटीपी वाला पेपर 4। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आपका एटीपी के अलावा थ्योरी में, मैं आपको सीआईएस की बात कर रही हूँ, उसमें नहीं आता। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हम लैब में काम करते हैं तो हमें क्या चीज़ चाहिए होती है काम करने के लिए? apparatus, राइट? तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और डिजाइन जो भी है, इसके लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए कि आप लैब में apparatus कौन सा यूज करोगे। अब आपको लैब आप चले गए और ना आपको किसी apparatus का पता है, ना आपको पता है कि मैंने कौन सा फ्लास्क यूज करना है, किस तरह यूज करना है, क्यों यूज करना है, आपसे काम नहीं होगा। तो उसके लिए आपकी जो कैम्ब्रिज की बुक है उसमें दे हैव मेंशन्ड सर्टेन apparatus दैट वी यूज इन लैब, जो आपको आना चाहिए। नहीं, नहीं, अनिका। ओके, ये ओके, आपकी सॉरी। बुक की एक पिक्चर है जिसमें हमारे पास लैब का apparatus है, विच वी यूज इन लैब, और ये आपको याद होना चाहिए। तो अभी क्लास में 5 मिनट्स लो, हम एक एक apparatus को डिस्कस करते हैं, और यू हैव टू जस्ट देख के आप बताओ आपको क्या लगता है कि लैब में हम इसको किस काम के लिए यूज करेंगे। अगर आप लैब में गए और आपने ये चीज देखी है तो व्हाट विल वी यूज दिस फॉर? एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब। टेस्टिंग के लिए।
कोई भी रैंडम इसमें लिक्विड डाल दो, उसमें कोई टेस्टिंग कर दो। अगला है बॉइलिंग ट्यूब, जो उससे थोड़ी सी साइज में ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। अनुषा, हम बॉइलिंग ट्यूब क्यों यूज करेंगे, नाम से पता चल रहा है। बॉयल है। हाँ, बॉइलिंग के लिए। अब ये चैप्टर शायद आपको थोड़ा बोरिंग लगे क्योंकि इसमें लैब का काम है, और हम अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल में तो ये है कि लैब लेके जाते ही नहीं है, 11 तक नहीं लेके जाते। आप लोग का कोई लैब का क्लास हुई है? ना। 8 क्लास में हुई थी, होगी भी नहीं एक। कभी। एक हुई थी 8 क्लास में जिंदगी में। और कभी होगी भी नहीं आप लोग की, कोई लैब लेके जाते नहीं है, पूरा एटीपी का पेपर इतना मुश्किल आता है लैब में से, लेकिन कुछ भी नहीं कराते कॉन्वेंट में लैब का। बीकर में हम सिंपल लिक्विड्स डालने के लिए बीकर यूज करते हैं, इनकी शेप्स याद कर लेना, एग्जामिनर ये शेप देगा, कहेगा बताओ कौन सा वाला फ्लास्क है। बीकर की शेप इस तरह की होती है, राउंडेड शेप। सिंपल लिक्विड्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद एक फ्लास्क होता है, कॉनिकल फ्लास्क। अभी आपको आराम से याद होगा, इसको कॉनिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोन शेप देख रहे हो, नीचे से हम्म। शेप है, इसीलिए इसको बोलेंगे कॉनिकल फ्लास्क। इसमें हम अपने एसिड बेस के रिएक्शंस के लिए बहुत फेमस है। और वैसे भी हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, एटीपी के पेपर में आप देखोगे वो आपको पूरा अपरेटस सेटअप करके देगा एग्जामिनर ऐसे। ये देखो, कहेगा ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अब इसमें से मुझे बता दो कि apparatus जो ए और बी है वो कौन सा है। ये ए है apparatus, ये बी है। तो फिर आपको apparatus इसलिए लैब का आना चाहिए। अभी ए हमने अभी देखा है क्या है। बीकर। बीकर। और ये हमें याद करने पड़ेंगे ये चार्ट, लेकिन कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता देखना आपको सब आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास है एक मेजरिंग सिलेंडर। इसमें हम लिक्विड, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रैंडम एक बीकर में लिक्विड पड़ा है, मैं जानना चाहती हूँ उसका वॉल्यूम कितना है, तो मैं उसमें मेजरिंग सिलेंडर में डालूंगी। मैं नोट करूंगी कि कितना मेरा लिक्विड का अमाउंट आ रही है, और फिर मैं लिख दूंगी उसका वॉल्यूम। अब मेजरिंग सिलेंडर में एक बहुत अच्छी बात होती है जब हम वाटर इसमें डालते हैं, वो आप देखो और मुझे बताना कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ये देखो, ये मेरा मेजरिंग सिलेंडर है, ये मेजरिंग सिलेंडर, और मैंने इसमें ये वाटर डाला है। और मैंने आपको बताया कि ये वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होती है, और मैं यहाँ से इसका वॉल्यूम मेजर करना चाहती हूँ यहाँ से। लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गया है। क्या प्रॉब्लम है? आप लैब में खड़े हो और ये आपके सामने हो रहा है। तो हम मेनिस्कस से इसका वो लेंगे, हाँ जी। ये मेनिस्कस आपको किसने बताया? फिजिक्स। फिजिक्स। फिजिक्स, वाह, गुड, नाइस, वेरी नाइस। जिंदाबाद। अब अब मेनिस्कस भी दो टाइप के होते हैं। अभी जो आप देख रहे हो वो लोअर मेनिस्कस है, क्योंकि पानी नीचे से बेंड हुआ हुआ है, ये देख रहे हो, ये लोअर मेनिस्कस होता है। अगर मैं कोई ज्यादा डेंस लिक्विड ले लूं, डेंसिटी ज्यादा हो मतलब जैसे हमारा होता है मर्करी। मर्करी एक बहुत डेंस लिक्विड है, जैसे थर्मोमीटर में मर्करी होता है। उसमें देखना, कभी आप थर्मोमीटर देखना जब आपको बुखार होता है ना। व्हाई इज द ट्यूब नॉट? चलो अब मैं अपने हाथों से ही कोशिश करती हूँ कोई अच्छा बन जाए। ये लो, अपर मेनिस्कस भी एक होता है। चलो कुछ नहीं होता, हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। एक होता है, ये होता है लोअर मेनिस्कस। और लैब में कभी कभार आप लिक्विड्स का वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हो, प्रॉब्लम आती मर्करी। है, होता है अपर मेनिस्कस। मर्करी इस का तरह होता का। है, मर्करी का हाँ, होता है। मर्करी का होगा अपर मेनिस्कस। जब आपका लोअर मेनिस्कस होगा तो आप कहाँ से रीडिंग लेते हो? आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, अपनी नीचे। फिजिक्स की रिवीजन से मुझे बताओ। मैं नीचे से, लोअर का मतलब है नीचे से, और अपर मेनिस्कस का मतलब है आप रीडिंग कहाँ से लोगे? ऊपर से। ऊपर से। चलो आपको समझ आ गया। तो अभी यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर में क्या वॉल्यूम है? ये तो इतना ज्यादा आता है, ये तो आता, ये तो हर एटीपी में आ थर्टी ही फोर सकता है। 34। 30, 31, 32, 33, 34, ये 34। और ये तो पॉसिबल ही नहीं कि एटीपी का पेपर जो है ना वो मेजरिंग सिलेंडर की रीडिंग के बगैर बन जाए। पांच पांच दफा इसकी आपको टाइट्रेशन में बताना होता है क्या रीडिंग आ रही है, मिस ने कहा है या कि ब्यूरेट रीडिंग। टाइट्रेशन भी याद, मतलब पढ़ के आनी है पेपर के लिए। पढ़ना है। हाँ। ये वो कितनी होती क्या ज्यादती है? की बात है ना यार, होती टाइट्रेशन, कि जो क्रिस्टलाइजेशन। चीज, होती क्या अरे है गॉड। बहुत टाइट्रेशन? ज्यादा। टाइट्रेशन होती क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता।
जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन करते हो, एक चीज को कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालते हो और एक चीज को इस लंबी सी ब्यूरेट के अंदर डालते हो, और फिर दोनों का मिक्स करते हो और चेक करते हो कि किस एग्जैक्ट पॉइंट पे आपका एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया है। इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दोगे एक दो ड्रॉप्स। ये चलो मैं आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में इन पे पढ़ा दूंगी। आप एक दो ड्रॉप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे और ऊपर से इस वाली चीज को रख दोगे, और यहाँ से ना टिप 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 एक एक ड्रॉप एसिड डालते रहोगे। जिस एग्जैक्ट पॉइंट पे आपका इंडिकेटर चेंज हो गया मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो गई, तो इसे हम टाइट्रेशन कहते हैं, और ये भी केमिस्ट्री में बहुत आता है। चलो, अगला आ गया ग्रेजुएटेड बीकर। ग्रेजुएटेड बीकर और नॉर्मल बीकर में एक ही फर्क है, इस पे थोड़ी लाइंस लगी हुई हैं जिससे आप वॉल्यूम मेजर कर लोगे, इस पे कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएशन का मतलब होता है उस पे ये जो ऊपर लाइंस लगी होती हैं। अच्छा, अगला इवेपोरेटिंग डिश। इससे आप क्या करोगे? इवेपोरेशन। नाम से ही पता चल जाए, इवेपोरेशन। अभी हमने सेपरेशन पढ़नी है कि चीजों को सेपरेट कैसे करते हैं। अगर ये मेरे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, इसमें सॉल्ट सोल्यूशन, और इसमें से मुझे मुझे चाहिए सॉल्ट और वाटर है, मुझे इसमें से सॉल्ट चाहिए। आई नीड माई NaCl आउट ऑफ दिस सोल्यूशन। व्हाट विल आई डू? मैं इवेपोरेटिंग डिश लूंगी और फिर क्या करूंगी कि मेरे अंदर से सॉल्ट निकल आए? धूप के अंदर रख हीट दूंगी। से इसको हीट के अंदर रख दूंगी। नहीं, उसको रख दोगी अच्छा, बस, खुद ही हो जाएगा। नीचे से? नहीं नहीं, ऐसे खुद ही नहीं होएगा। ऐसे तो आपका, नहीं नहीं, इवेपोरेशन तो होती ही खुद है। इवेपोरेशन खुद होती है, बट इस जो टेम्परेचर आपके रूम के है उस पे इस तरह इवेपोरेशन नहीं हो सकती कि सॉल्ट नीचे राइट। बच जाए। ऐसे तो आयमा आप क्या करो कि आप एक पैन अगर लो, हम उसमें पानी रखो। एक आपका जो वॉटर में टब होता है उसमें पानी होता है। 3 दिन वो पानी उधर ही पड़ा रहे, आप उसमें सॉल्ट डाल दो बेशक, चौथे दिन आप भागो, पानी गायब होगा और नीचे सॉल्ट नहीं, होगा। मतलब कि ऐसे ही मतलब होगा। कि अगर इसे हीट करेंगे तो आप बॉइलिंग नहीं हो जाएगी, फिर वो इवेपोरेशन तो नहीं होगी। हाँ हाँ, वो इवेपोरेशन ही होगी, बट हमने इसका नाम इवेपोरेटिंग डिश रखा हुआ है। और नीचे से हम इसको हीट करते हैं ताकि सारा पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाए और सॉल्ट नीचे बच जाए। और भी डिफरेंट काम इसके लिए यूज होते हैं। अब अगला है कंडेंसर। ये जब मैं आपको डिस्टिलेशन अभी पढ़ाऊंगी तब आपको समझ आएगा ये क्या है, इसको छोड़ दो। बंसन बर्नर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनर का फेवरेट मैं कहती हूँ एपरेटस है ये। इससे क्योंकि हम क्या करते हैं, बंसन बर्नर, कुछ बर्न हो रहा है, बताओ क्या करेंगे इससे? आग लगेगी, आग। आग लगेगी, यहाँ पे लगेगी आग। चलो, इससे हम करेंगे आग। अब अगला है ट्राइपॉड स्टैंड। अब जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने अपना बीकर के अंदर कुछ डाला है, मैंने उसको हीट करना है, तो मैं उस बीकर को रखूंगी ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर। ये बस इसी काम के लिए आता है कि इसके ऊपर चीजें रख दो, और नीचे मैं इसके चलाऊंगी बंसन बर्नर। ये आ गया बर्नर। अच्छा, अगला है गॉज। गॉज किस काम आती है? सफाई अब के लिए। बीकर से पहले ना, उफ, लैब में ऐसे सफाइयाँ नहीं होती कि उसके लिए अलग आप एपरेटस लाओ। वो आपको खुद मेंटेन करनी होती है। गॉज आप इसलिए यूज करते हो एकदम से हीट ना, देखो, अगर मैं यहाँ पे अब खुद सोचो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक, ये देखो, ये मैंने अपना चलाया हुआ है नीचे बर्नर, जो मैं कोशिश करती हूँ बनाने की वो ही नहीं बनता। अच्छा, जो ग्रीन फ्लेम कर देते हैं कुछ यूनिक। अब मैं अगर बर्नर चलाऊंगी और ये ऊपर मेरा बीकर है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि जो यहाँ पे चीज़ है वो बर्न हो जाए। अगर मैं किसी सॉलिड को हीट कर रही हूँ यहाँ, तो बर्निंग का डर होता है। और सेकेंडली, हीट सिर्फ एक पॉइंट पे आती है। तो वी यूज अ गॉज। गॉज एक मेश लाइक सब्सटेंस होता है, इस तरह से एक वायर मेश टाइप बनी होती है। अभी मैं आपको apparatus की और पिक्चर्स भी दिखाऊंगी क्योंकि आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। इससे हीट स्प्रेड आउट हो जाती है, पूरी बीकर की जो नीचे फ्लैट सरफेस है ना, पूरे बीकर पे स्प्रेड आउट हो जाती है। तो इजीली पूरा लिक्विड यूनिफॉर्मली हीट होता है। चलो, गॉज आपने पढ़ लिया। फिल्टर फनल। फिल्टर कैन और भी यूज। फनल फिल्ट्रेशन में यूज होता है। सिंपल रखोगे, यहाँ से पोर करोगे, जो चीज़ आपने फॉर इंस्टेंस आपके वाटर में आयरन है या कोई इनसॉल्युबल चीज़ है, तो यहाँ पे एक फिल्टर पेपर रखोगे, उसके ऊपर वो इनसॉल्युबल चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, और बाकी क्लास जो क्लास 6 में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, क्लास के हाँ अंदर। सॉल्युबल होगा वो नीचे आ जाएगा।
उसके बाद आई प्रोटेक्शन एग्जामिनर इस ये बिल्कुल नहीं पूछता उससे, क्योंकि आपने पेपर करना ही पेपर पे होता है, तो आई प्रोटेक्शन का ज़्यादा काम नहीं होता है इसमें। तो आप लैब जाओ तो आपको पता चले। वैसे आपकी टीचर को चाहिए आपको सारी चीज़ें लैब जाके दिखाएं। क्लैंप एंड स्टैंड। देखो, अब जब मैंने आपको कहा कि मैं जब क्या कर रही थी, टाइट्रेशन, तो कौन से दो apparatus अनुषा मैंने यूज किए थे टाइट्रेशन में? ब्यूरेट और एक बहुत अच्छा फ्लास्क मैंने यूज किया था जिसकी कोन शेप थी, कॉनिकल फ्लास्क। तो अब मैंने तो ये कहा था कि मैंने ब्यूरेट को मैंने ऊपर रखा था और नीचे मैंने कॉनिकल फ्लास्क रख दिया था, राइट? हम्म तो ब्यूरेट को ऐसे मैं ऊपर, ये देखो इतनी लंबी सी चीज को, ये बहुत लंबा होता है, इसी तरह लंबा होता है। इसको मैं हाथ में पकड़ के खड़ी होंगी? नहीं ना। ये तो सही नहीं है लैब में कि मैं हाथ में ऊपर पकड़ के इतनी लंबी चीज जिसमें यहाँ तक मैंने एसिड भरा हुआ है, मैं उसको हाथ में पकड़ के लैब में खड़ी नहीं हो सकती, दैट्स गोना बी डेंजरस। और सेकेंडली, कभी मेरा एक ड्रॉप बाहर गिर जाएगा, कभी इधर गिर जाएगा, हिलता रहेगा मेरा हाथ। तो हम एक क्लैंप एंड स्टैंड यूज करेंगे, जिसमें यहाँ पे एक बहुत मजे की रोटेटिंग चीज होती है। ए लेवल्स में आप प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स करते हो, बहुत मजा आता है। उसमें आप इस ब्यूरेट को फिट कर देते हो, और फिर यहाँ से इसका टैप होता है। इस टैप को आप घुमाते हो, जैसे आप वॉशरूम में टैप को घुमाते हो, यहाँ पे आप टैप को हल्का सा घुमाते हो, यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप एसिड नीचे गिरने लग जाता है कॉनिकल फ्लास्क में। तो क्लैंप एंड स्टैंड इज यूज। एसिड। जी। कुछ नहीं, आगे प्लीज। कुछ नहीं, सॉरी सॉरी। सिरिंज, सिरिंज का तो पता ही होगा। सिरिंज। चीजें पोर करने के लिए। हाँ, इंजेक्शन। आप कह सकते हो। नहीं नहीं, लैब में हमने किसी को इंजेक्शन नहीं लगाना होता। एक जैसे एक बीकर है, मैं उसमें एक बीकर से दूसरे बीकर में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोई चीज़ डालना चाहती हूँ, तो आई यूज़ अ सिरिंज। अब ये नॉर्मल सिरिंज है, गैस सिरिंज नहीं है। गैस सिरिंज एक इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ होती है, वो अभी हम करते हैं। सिंपल लिक्विड्स ट्रांसफर के लिए ड्रॉपिंग पिपेट। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने बहुत थोड़ी ची क्वांटिटी में डालनी होती हैं। जैसे अभी जो हमने कहा कि हम टाइट्रेशन कर रहे थे, यहाँ पे हम ब्यूरेट लगाएंगे अपना। ये हमारा ब्यूरेट है, ये इसका नीचे टैप लगा हुआ है। ये जब तक चीज़ें आप प्रॉपरली देखोगे नहीं, आपको इतनी अच्छी नहीं आएंगी। और ये नीचे हमारा कॉनिकल फ्लास्क है। क्योंकि सारा लैब में आप देखोगे, परफॉर्म करोगे, तो आपको थोड़ी समझ आएगी। अब इसमें मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाले हैं। अब मैं ऐसे नहीं कर सकती कि ये मेरा यूनिवर्सल इंडिकेटर पड़ा हुआ है तो मैं हाथ में पकड़ के ऐसे करके, केमिस्ट्री में आप ऐसे नहीं हाथों से चीज़ें डालते। आप एक ड्रॉपिंग पिपेट लोगे, और इसको, यहाँ ड्रॉपर होता है, इसको पता है ना, इसको प्रेस करते हैं तो लिक्विड इसमें फिल हो जाता है। हम्म जैसे आप बच्चे होते हैं, उनको दवाई पिलानी होती है, तो आप हाँ, उनको डायरेक्ट इतना सिरप बड़ी नहीं पिलाते, बोतल। उनको ड्रॉपर से पिलाते हो, ड्रॉप्स करके, ताकि एकदम से ज़्यादा अंदर ना जाए। तो बस ये इसी काम के लिए यूज़ है। अगर थोड़ी चीज़ डालनी है तो इससे डाल लो। स्टॉप क्लॉक, हमें टाइम मेजर करना होता है, कितने टाइम में कितने बबल्स आ रहे हैं, क्योंकि गैस इवॉल्व हो रही है, उसके बबल्स के लिए। अच्छी क्लास बोरिंग है, अपरेटस ही है सारा। बैलेंस क्यों यूज़ करेंगे, ये तो मैथ्स। आपको पता होना चाहिए। मैथ्स। मैथ्स। मैथ्स मेजर करेंगे। अब आ गया मोटर एंड पेस्टल। अब ये आजकल एग्जामिनर बहुत पूछ रहा है, उसको पता नहीं क्यों ये apparatus बहुत पसंद आ गया है। कूटने के लिए। कूटने के लिए, हाँ, वेरी गुड, कूटने के लिए। अब आगे जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना, तो इन चीज़ों का बहुत यूज़ होना है, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अब हमने चीज़ों को कूटना भी है। जब हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे, तो हम अगर फॉर इंस्टेंस, क्रोमेटोग्राफी ना नॉर्मल चीज़ों की होती है, जैसे लिविंग चीज़, अगर एक लीफ है, उसके अंदर क्लोरोफिल की क्रोमेटोग्राफी करनी है, क्लोरोफिल। तो हम ऐसे नहीं है कि लीफ पकड़ेंगे और अ, उसको वाटर में डालेंगे, नहीं, हमें उसको डिजोल्व कराना पड़ेगा। तो हम उसको पहले कूटेंगे, यहाँ पे लीफ लेंगे या कोई भी चीज़ लेंगे केमिस्ट्री में, उसे कूटेंगे, ग्राइंड करेंगे। उसके लिए हम ये apparatus यूज़ करेंगे, इसको याद कर लो अच्छे से, मोर्टर एंड पेस्टल। और फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डालेंगे और फिर से डिजोल्व करेंगे। तो ये सॉल्यूशंस बनाने के लिए। थर्मोमीटर क्यों है, पता है? टेम्परेचर चेक करने के लिए। टेम्परेचर राइज चेक करने के लिए। स्पैचुला क्यों है? स्पैचुला चीजें सिंपल, हिलाने के लिए। चीजें हिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए। वही जो अभी हम सॉल्ट सोल्यूशन यहाँ पे पढ़ रहे थे ऊपर, इसमें भी ये स्पैचुला यूज होगा।
ये देखो, ये सॉल्ट है, इसको वाटर में मिक्स करना है, सॉल्ट डाल दो ऊपर से, उस स्पैचुला से, ये स्पैचुला से बस मिक्स करते रहो। और अब हमारे पास आखिरी चीज है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और इसे मैं अभी के लिए रहने देती हूँ। जब मैं आपको टाइट्रेशन कराऊंगी तो फिर मैं आपको वॉल्यूमेट्रिक पिपेट के बारे में बताऊंगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एग्जामिनर को भी बहुत पसंद है। अब एक दफ़ा apparatus को अच्छे से देख लो, एक दफ़ा पिक्चर्स बना लो दिमाग में, मैं आपको एक और इनकी अच्छी पिक्चर्स दिखाती हूँ। जब लैब वाली केमिस्ट्री भी हमने स्कूल में पेपर पे ही करनी होती है, तो पिक्चर्स तो अच्छी हो ना। हम्म, और अभी अभी आप लोगों ने apparatus लेबलिंग भी करनी है मेरे साथ, जो हम, ये apparatus की और पिक्चर्स हैं कुछ। इसमें जो चीज़ें अभी नहीं पढ़ी उनको रहने दो, लेकिन बाकी आपको कुछ कुछ समझ आ गई। इवेपोरेटिंग डिश क्या है, इवेपोरेट करना है, टेस्ट ट्यूब क्या है, करना है इसमें जो हम लिक्विड्स डालते हैं, टेस्ट करने हो उन पे, तो फिल्टर फनल क्या है, कॉनिकल फ्लास्क क्या है, ड्रॉपर क्या है, वायर क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड क्या है, ब्यूरेट क्या है जिससे आप ऊपर से लिक्विड डालते हो, बंसन बर्नर क्या है, टेस्ट ट्यूब रैक मतलब इसमें सारी टेस्ट ट्यूब्स डाल दो, ग्लास रॉड या फिर स्पैचुला भी आप इसे बोल सकते हो, इससे आप बस मिक्स करते हो। और सिंपल जो आपकी बुक में ऑपरेटर्स था, मैंने आपको वही ज़्यादा कराया है, क्योंकि ऑपरेटर्स तो फिर लैब में अनलिमिटेड है, बट आप बुक वाले पे स्टिक करो। चलो, ऑपरेटर्स में एक और चीज़ बस याद कर लो, उसे कहते हैं गैस रेंज। वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब हम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हमारे पास कोई गैस बनती है। अगर आपको शायद, अगर आप में से मेमोरी किसी की अच्छी है, उसको याद रह गया है कि अगर हम एसिड में मेटल डालते थे तो कौन सी गैस आती थी। हाइड्रोजन गैस। वाओ, आई लाइक इट, हाइड्रोजन गैस। एसिड में अगर आप मेटल डालते थे हाइड्रोजन, एसिड में कार्बोनेट डालते थे कौन सी गैस आती थी। कार्बन डाइऑक्साइड। गुड गुड गुड, एक्सीलेंट, अभी तक याद है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये एसिड है और इसमें मैंने डाल दिया मेटल, अब मैं चाहती हूँ मुझे एग्जैक्ट पता चले कि मेरी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब मेटल नहीं, कार्बोनेट डाले, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है। तो मैं यहाँ पे सील करके इसे कंटेनर को अपनी एक छोटी सी डिलीवरी ट्यूब यहाँ से डालूंगी और साथ गैस रेंज अटैच कर दूंगी। जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होती जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे गैस रेंज को ही पीछे पुश करके यहाँ पे फिल होती जाएगी। और एट द एंड, जहाँ तक मेरी गैस रेंज पीछे पुश हुई हुई है, यहाँ पे इतनी गैस कलेक्ट हुई है, मैं यहाँ गैस रेंज से उसका वॉल्यूम मेजर कर लूंगी। जैसे फॉर इंस्टेंस ये 10 है, ये 20 था, तो ये 30 था, तो मेरा वॉल्यूम कितना आया गैस रेंज में, कितना वॉल्यूम आया है। 38। नहीं 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 नहीं, यहाँ से मैं मेजर करी हूँ, ये 10 है, ये 20 है, और ये 30 है। तो ट्वेंटी ये एट सेंटर में 28। 28 25 कह लो, क्योंकि आप थोड़ा साइड से शायद देख रहे हो, तो पैरेलक्स एरर भी हो इसमें, तो ऑलमोस्ट 25 तक। तो इस तरह हम इससे गैस कलेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं गैस रेंज। ये भी एग्जामिनर को बहुत पसंद है। और एक दफ़ा आप इस apparatus को भी देख लें। कभी कभार हम अब क्या करते हैं कि गैस को कलेक्ट करने का एक और तरीका भी है। हम एक ऐसी गैस जो वाटर में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, वो डिजोल्व नहीं होगी, हम उसको एक और तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप इस पिक्चर को देख के अनुषा क्या इन्फर कर सकती हो कि क्या तरीका होगा। बस पिक्चर को देख के क्या आ रहा है, किस तरह कलेक्शन हो रही है, कुछ चीजें आपको देख के भी समझ आ जाती हैं। अ ये जो गैस है, वो जो ये हाँ। ट्यूब है कार्बोनेट्स की निकल रही है, और नीचे यस। पानी के थ्रू जाके बबल्स के थ्रू ऊपर कलेक्ट हम्म, हो रही है। ऊपर कलेक्ट हो रही है, एक्सेलेंट। अब मैं कहती हूँ मेरी अमोनिया गैस, अब ये बात जरा गौर से ना, अमोनिया गैस
वाटर में हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल। क्या मैं उसको कलेक्ट करने के लिए ये वाला मेथड यूज करूंगी? सोचो। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वो क्योंकि वो सारे, वाटर में। हाँ, डिजॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व हो जाएगी। मैं ये मेथड नहीं यूज कर सकती। अच्छा, अब मैं एक और मेथड मैं कहती हूँ। अभी आपने पढ़ा कि गैसेस में एमआर होते हैं। अब मैं एक और काम करती हूँ। मेरी यहाँ पे एक और गैस निकल रही है, इस टेस्ट ट्यूब से एक गैस निकल रही है। अब ये गौर से देखना जरा। मैं उसको इस तरह कलेक्ट कर रही हूँ। या इस टेस्ट ट्यूब से निकल रही है। यार मेरी या ड्राइंग ऐसी है। इस टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही है और मैं उसको इस तरह ऊपर एक और टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर रही हूँ। तो बंद तो कर लें, बंद तो कर लें दोनों नहीं सारी नहीं, इसको बंद करने एयर। की जरूरत ही नहीं है। इसमें एक इतनी कमाल चीज है। एयर का एमआर होता है, या एयर का जो भी मास होता है उसको ऑलमोस्ट कहते हैं कि वो 30, ऑलमोस्ट 30 है। अमोनिया का मास होता है 17। एयर से ज्यादा डेंस है या लेस डेंस है? लेस चांस। लेस देन। लेस डेंस। तो मैं क्या करती हूँ, नीचे सारी एयर है, अमोनिया को मैं इस तरह कलेक्ट कर लेती हूँ। लेस डेंस देन एयर है, तो मैं उसे ऊपर कलेक्ट कर लेती हूँ। वो नीचे नहीं जाएगी। और गैस के ऊपर सारी अमोनिया, टेस्ट ट्यूब के कुछ ऊपर कुछ सारी अमोनिया समझ कलेक्ट हो समझ जाती है। नहीं आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रही? चलो हम दोबारा कर लेते हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब है। आप ड्राइंग इसमें मत प्रोड्यूस करें। हुई, इसमें, यार मैं क्या करूं। अच्छा, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि हम यहाँ से अपवर्ड डिलीवरी और डाउनवर्ड डिलीवरी की एक अच्छी सी पिक्चर ले लेते हैं, और इससे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ये लो, ये सही है। मेरे से तो बेहतर ही है, चाहे जो भी है। अब ये गैसेस को दो कलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। और ये वाला तरीका भी अभी हमने देखा कि हम कभी कभार इस तरह गैस जार में से भी गैसेस को कलेक्ट करते हैं। ये वाटर में से, जो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, उनको इस तरह कलेक्ट करते हैं। चलो आ जाओ। ये टॉपिक थोड़ा इसी तरह का है। अब जो एयर से लेस डेंस, एयर का ऑलमोस्ट जो हम कहते हैं मास है ना, फॉर इंस्टेंस हम कह लेते हैं 30 है। अमोनिया का होता है 70। अमोनिया इज लेस डेंस देन एयर। अब फिजिक्स में शायद आपको पता हो कि जो लेस डेंस चीज होती हैं दे राइज। इफ समथिंग इज लेस डेंस इट वुड राइज अप। आपके पास हीलियम बलून्स होते हैं, फौरन ऊपर चले जाते हैं, राइट? जाते हैं कि हम्म। नहीं? क्यों जाते हैं हीलियम बलून ऊपर? क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो गैस है वो एयर से लेस डेंस है। जो चीज लेस डेंस होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। तो मतलब ठीक अगर है। हम बलून के अंदर अमोनिया डालेंगे तो बलून अपवर्ड राइज करेगा। फॉरन अपवर्ड राइज करेगा, और अमोनिया की इतनी गंदी स्मेल होती है कि आपसे बर्दाश्त भी नहीं होगी अगर वो फट गया तो। लैब में भी अमोनिया, 2 मिनट आप खोलो पूरी लैब में स्मेल फैल जाती है। और फिर वो ऐसी स्मेल होती है उससे आपको सांस भी नहीं आता। इसलिए अमोनिया आप प्लीज आप बलून में मत फिल करना। पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हैं? यस, एवरी डे वी हैव टू डू लैब, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आप ओ, अमोनिया ना ही डालना। ओके, ज्यादा कोई और, शौकी आप हो हीलियम, गए। आप हीलियम एवरी डे। गैस डाल दो। आप ठीक है, हीलियम ठीक है। गैस डाल दो, कोई और गैस डाल दो, लेकिन अमोनिया ना डालना अंदर। उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती। अच्छा, तो जो भी कम डेंस होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो उसको हम इस तरह अपवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट कर लेंगे। अब ये जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा? जब यहाँ पे एयर होगी, कुछ पहले से एयर होगी, ठीक है, इस चीज को समझना। जब ये ऊपर जाएगी ना तो ये इस एयर, क्योंकि उसे हैवी है, एयर को डाउनवर्ड्स पुश कर देगी, और ऊपर सिर्फ अमोनिया गैस कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एयर से लेस डेंस है। तो अगर कोई भी गैस जिसका एमआर है, फॉर इंस्टेंस 15 है, 16 है, हीलियम गैस है जिसका एमआर सिर्फ होता है, क्या होता है हीलियम का? 4 होता है।
तो हीलियम गैस को मैं इस तरह बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकती हूँ। मुझे पता है अगर मैं इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर या टेस्ट ट्यूब ले लूँ जो उल्टी हुई हुई हो, तो ऊपर ये फॉरन इसने तो ऊपर ही जाना है। तो मैं पहले से चालाकी ये करती हूँ कि मैं अपनी टेस्ट ट्यूब को या मेजरिंग सिलेंडर को उल्टा करके रख देती हूँ ताकि फॉरन ये ऊपर कलेक्ट हो जाए। समझ आए? इस तरह यहाँ पे मेरी वो वाली गैस कलेक्ट हो जाएगी। अब इस वाली समझ से आप बता दो कि इस इधर मैं कौन सी गैस कलेक्ट करूंगी। जो विच गैस विल आई कलेक्ट है? जो एयर से ज्यादा डेंस होंगी। एयर से ज्यादा डेंस होगी। वो क्या करेगी, ये फॉरन नीचे जाएगी और यहाँ पे इसने नीचे सेटल होना है, और मैं पहले ही नीचे एक मेजरिंग सिलेंडर रख दूंगी। एयर को ऊपर पुश कर देगी और यहाँ पे मेरी गैस कलेक्ट हो जाएगी। फॉर इंस्टेंसेस इधर मैं ऐसे कलेक्ट करूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर सकती हूँ मैं, 44 इसका एमआर होता है, और इतनी ज्यादा गैसेस हैं। फॉर इंस्टेंस और क्या मैं इससे कलेक्ट कर सकती हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड कलेक्ट कर सकती हूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर सकती हूँ। इस तरह की गैसेस को मैं ऐसे कलेक्ट कर सकती हूँ। और अगर मुझे कुछ और करना है तो मैं इस तरह भी कलेक्ट कर सकती हूँ, बस सॉल्युबल ना हो वाटर में। यहाँ से भी कलेक्ट कर सकती हूँ, डिफरेंट मेथड से मैं गैसेस ऑक्सीजन कलेक्ट कर सकती हूँ। ऑक्सीजन भी कर सकती हैं। ऑक्सीजन भी मैं कर सकती हूँ इस तरह से। अगर कोई चीज़ वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, फिर हम इन दो चीज़ों पे आएंगे कि अगर वो लेस डेंस है तो उसको ऊपर से कर लें, मोर डेंस है तो उसको डाउनवर्ड डिलीवरी से कर लें, और अगर वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है फिर तो बहुत आसानी है कि वो वाटर से इजीली डिस्प्लेस होके ऊपर आ जाती है।